So good morning class. Today we are going to start the third part of our complex number. So उससे पहले कल कुछ बच्चों का डाउट्स था, कॉपी में मैंने देखा था, क्वेश्चन दिया था आपको पहले पार्ट की वीडियो में I to the power -21. इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप, इसको रेसिप्रोकल करेंगे. दिस विल बी 1 upon I to the power 21. Now this will be converted into 1 upon I to the power 4 into 5 plus 1. So ultimately ये आपका आ जाएगा 1/i. अब 1/i आने के बाद क्या है कि कुछ लोगों ने इसको लिख दिया है कि i की पावर -1 हो जाएगा. ये नहीं करते हैं. कॉम्प्लेक्स नंबर में नेगेटिव पावर नहीं डिनोट की जाती है. इसको कन्वर्ट करेंगे, फाइंड करेंगे. सो 1/i को देखिए आप ध्यान से, इसको मैं लिख सकता हूँ इंटू 1. अब ये जहाँ 1 लिखा है इसकी जगह we will convert it in the form of I upon I. अब I upon I कर देंगे तो न्यूमरेटर में 1 into I will be I और डिनोमिनेटर बन जाएगा आपका I स्क्वायर. I स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, so this will be I upon -1. So the final answer will be I, नेगेटिव ऑफ I. अब अगर यही आंसर हमारा 1/i स्क्वायर आ जाता है तो उस केस में I स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये आंसर आपका क्या बन जाता है, यहाँ से -1 बन जाता है. लेकिन यहाँ 1/i आ गया था, इसलिए इसको इंटू 1 करके I अपॉन I करके सॉल्व करते हैं. तो इसी तरह जो भी बाकी के क्वेश्चन है उन्हें भी कर लीजिएगा आप. क्वेश्चन शायद और दिया था, बुक्स में भी मिल जाएंगे आपको. सो नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट. सो जनरल फॉर्म हमने पढ़ा था. जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है. दिस इज z इज इक्वल टू a प्लस ib, where real part of z is a and imaginary part of z is b, and a comma b both will belong to real number. अब इसमें जनरल फॉर्म में हम कुछ केसेस लिखेंगे. जैसे केस 1, if real part of z becomes 0, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 हो जाए, यानी ये वाला टर्म ना रहे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा दिखेगा. दिस विल बी z इज इक्वल टू ib फॉर्म का दिखेगा. नाउ z इज इक्वल टू ib, दिस इज अ प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर. कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि रियल पार्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता. एग्जाम्पल z1 इज इक्वल टू 5i. अच्छा, लिखने के लिए इसको आप चाहें तो इसको इस तरह लिख सकते हैं 0 + 5i, लेकिन कोई मतलब नहीं है क्योंकि रियल पार्ट है नहीं तो उसको मेंशन नहीं करते. z2 इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं -5i. नेक्स्ट एग्जांपल z3 इज इक्वल टू 2i एंड सो ऑन. दिस डिपेंड्स ऑन यू, कितना आप लिखना चाहते हैं. 1-2 एग्जाम्पल वैसे मोर देन सफिशिएंट. सो पहला केस क्या है, अगर रियल पार्ट 0 हो जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी प्योरली इमेजनरी. अब नेक्स्ट पार्ट, अभी रियल पार्ट 0 हुआ है, अब हम 0 करेंगे किसको. नाउ वी विल पुट इमेजनरी पार्ट एज 0. दिस इज योर केस सेकेंड. सो इफ इमेजनरी पार्ट बिकम 0, यानी b 0 हो जाएगा. ये b 0 होगा तो 0 इंटू आई विल बी 0. सो z विल रिमेन, z कन्वर्ट हो जाएगा, z इज इक्वल टू a के फॉर्म में. अब ये कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर है, दिस इज प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर. प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर बिकॉज जो इमेजिनरी वाला पार्ट है वो तो इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. एग्जाम्पल, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं. सो जो रियल नंबर सेट है हमारा, उसका हर नंबर एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर होता है. जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि 5 को आप कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख के दिखाइए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 + 0 टाइम ऑफ i. अगर किसी ने पूछा -5 को लिख के दिखाइए, तो इसको हम लिख देंगे -5 + 0i. तो एग्जाम्पल कुछ भी लिख लीजिए. z1 इज इक्वल टू प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 0i, 3 + 0i एंड सो ऑन. दिस डिपेंड्स ऑन यू. सो दिस इज केस नंबर 2. अब इसमें एक नोट लिखेंगे, नोट करके लिख लीजिए, स्पेशल केस करके लिख लीजिए. बट दिस इज समथिंग यू शुड नो. So there is a
एक्सेप्शन ऑल्सो। अब हर नंबर तो आपका या तो कॉम्प्लेक्स होगा, आपने देख लिया, प्योरली रियल भी कह सकते हैं, प्योरली इमेजनरी, 2 केस पढ़ लिया। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका z इज इक्वल टू 0। ये कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर है? तो 0 को हम लिख सकते हैं 0 + 0 टाइम ऑफ i। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट भी 0 है और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजनरी पार्ट भी क्या है? 0 है। So since both real and imaginary parts are 0, so 0 is purely, इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम प्योरली रियल कह सकते हैं, प्योरली इमेजनरी कह सकते हैं, या दोनों कह सकते हैं, या दोनों नहीं कह सकते। 0 is purely real as well as purely imaginary। सो 0 एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका जो प्योरली रियल भी है और प्योरली इमेजनरी भी है, इसको याद रखिएगा। ये आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म में थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई थी, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट टॉपिक इज योर, वी विल डिस्कस नेक्स्ट पार्ट इज इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे ये हम पढ़ेंगे। सो लेट अस अज्यूम देयर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर z1 x + iy और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z2, दिस इज a + ib। सो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी इक्वल, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर will be equal if real part of z1 is same as real part of z2। दोनों के रियल पार्ट सेम होने चाहिए। इसका रियल पार्ट है x, इसका रियल पार्ट है a, यानी x की वैल्यू किसकी इक्वल होनी चाहिए? a के इक्वल होनी चाहिए। और सिमिलरली इमेजनरी पार्ट ऑफ z1 इज सेम एज इमेजनरी पार्ट ऑफ z2। इसका इमेजनरी पार्ट है y और इसका इमेजनरी पार्ट है e। सो इमेजनरी पार्ट भी क्या हो जाएगा आपका? इक्वल। तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट भी इक्वल हैं और इमेजनरी पार्ट भी इक्वल हैं, तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। कंपेयर करके इसकी वैल्यू निकालने को आता है, बड़े सरल क्वेश्चन रहते हैं। जैसे आपको मान लीजिए कि किसी ने दे दिया कि x + iy की वैल्यू इक्वल है 2 + 3i की, यहाँ से x और y की वैल्यू पूछेगा, तो रियल पार्ट x है, इसका रियल पार्ट 2 है, तो x विल बी इक्वल टू 2, y विल बी इक्वल टू 3। ऐसे क्वेश्चन में आते हैं इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में। कंडीशन याद रखिएगा दोनों। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अवर इनइक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वलिटी सीख ली हमने, तो हम नेक्स्ट सीखेंगे इनइक्वलिटी। सो इनइक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इनइक्वलिटी क्या है इसको नोट करके लिख लीजिएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर डज नॉट होल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी। डज नॉट होल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी का मतलब क्या है? 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का कंपैरिजन करके कौन छोटा है कौन बड़ा है ये नहीं बता सकते। जैसे अगर आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया जाए z1 इज इक्वल टू 3 + 2i और एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया जाए z2 इज इक्वल टू 5 + 6i। अब आपसे पूछा जाए कि z1 विल बी ग्रेटर देन z2 और z2 इज़ ग्रेटर देन z1, इन दोनों में कौन बड़ा है या कौन छोटा है, तो ये हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। This is impossible to find। हम नहीं बता सकते कि z1 बड़ा होगा या z2 बड़ा होगा, क्योंकि ये कंडीशन इसमें होल्ड ही नहीं करती। अब क्यों नहीं बता सकते? एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इन्हें भी हम कार्टेशियन प्लेन, नॉट कार्टेशियन प्लेन, एक्चुअली कॉम्प्लेक्स प्लेन को हम एर्गेंट प्लेन कहते हैं। जब वो हम पढ़ेंगे तो हम सीखेंगे। थोड़ा सा अभी के लिए मैं आपको समझा देता हूँ। आपने क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है, तो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ा था। पॉइंट्स आर रिप्रेजेंटेड इन 4 क्वाड्रेंट्स। तो मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है आपको 2, 3,
यहाँ पे एक पॉइंट बी दिया हुआ है आपको -2, 3। अब आपसे पूछा जाए कि इन दोनों पॉइंट में कौन बड़ा है या कौन छोटा है, तो हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि ये वैल्यू को डिनोट नहीं करता, ये एक पर्टिकुलर पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक प्लेन में पोजीशन को डिनोट करते हैं, इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वलिटी इनइक्वलिटी सेटिस्फाई नहीं करती है। सो दिस इज लिटिल बिट इंट्रोडक्शन अबाउट इनइक्वलिटी। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो दिस इज अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमने नंबर को डिनोट करना सीख लिया कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं a+ib के फॉर्म में। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट हाउ टू ऐड और सब्ट्रैक्ट टू कॉम्प्लेक्स नंबर। सो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एक साथ में बता दे रहा हूँ आपको। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1, दिस इज x+i/। एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z2, दिस इज a+ib। वी हैव टू फाइंड z1 प्लस z2, दोनों का सम कितना होगा। तो सम कैसे निकालते हैं? दोनों के रियल पार्ट को ऐड करते हैं। सो रियल पार्ट इज x+a। फिर दोनों के इमेजनरी पार्ट को ऐड करते हैं। इसका इमेजनरी पार्ट है y और इसका इमेजनरी पार्ट है b, तो हम ऐड करेंगे y+b। लेकिन क्योंकि ये दोनों इमेजनरी पार्ट है तो दोनों में i का प्रोडक्ट तो रहेगा ही, तो आंसर में हम i लगा देंगे। तो यहाँ पे एक सिंबल प्लस करना है। सो एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ देयर रियल पार्ट्स प्लस एडिशन ऑफ देयर इमेजनरी पार्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ z1 की वैल्यू है 5 + 6i और z2 की वैल्यू है 3 + 2i। ऐड करना है, तो यहाँ से z1 + z2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? रियल पार्ट 5 + 3 is 8, इमेजनरी पार्ट इज ऑल्सो 8, सो 8 + 8i। दिस इज योर एडिशन। अब सब्सट्रैक्शन कहा गया होता तो क्या करते? आपस में माइनस करते थे। सब्सट्रैक्शन केस में रियल पार्ट को भी माइनस कर देते हैं और इमेजनरी पार्ट को भी माइनस कर देते हैं। अब यहाँ हमसे अगर पूछा जाता है कि z1 - z2 कितना होगा, ये मैं नहीं लिखूँगा दोबारा, ये आप कॉपी में लिख लीजिएगा। सो 5 - 3 विल बी 2 और 6 - 2 विल बी 4, सो दिस विल बी 2 + 4i। सो एडिशन सब्सट्रैक्शन हो गया। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी बेसिकली एडिशन के लिए रहती है, सब्ट्रैक्शन के लिए तो प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता। सो बुक में मेंशन किया हुआ है, कुछ खास नहीं है, बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज़ आपने पहले पढ़ी है। तो प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? जैसे दो नेचुरल नंबर का सम करने पे नेचुरल नंबर मिलता है, दो होल नंबर का नेचुरल नंबर प्लस नेचुरल नंबर हमेशा क्या मिलता है? नेचुरल नंबर मिलता है। दो आप रियल नंबर का सम करते थे तो आपको क्या मिलता था? रियल नंबर मिलता था। सो इसी तरह if you add two complex number you will always get a complex number. So addition of two complex number always gives a complex number. This is closure property. Then second one is commutative property. बहुत ही बेसिक है। z1 + z2 is same as z2 + z1। चाहे z1 से z2 को ऐड करिए या z2 से z1 को, रिजल्ट विल बी सेम। ऑर्डर डज नॉट मैटर। देन थर्ड प्रॉपर्टी इज योर एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में तीन कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएंगे, z1 + z2 + z3। राइट साइड z1 + z2 + z3। अब तीन कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस करना है तो पहले किसी दो को ही कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ हमने पहले z2 + z3 को निकाला, इन दोनों के आंसर को z1 से प्लस किया। द रिजल्ट विल बी सेम इफ़ यू ऐड फर्स्ट z1 एंड z2। अगर इन दोनों को प्लस करके इसके रिजल्टेंट को z3 से ऐड करेंगे तो भी रिजल्ट क्या रहेगा? सेम रहेगा। देन फोर्थ इज सो नेक्स्ट इज योर existence of additive identity. So existence of additive identity. अब देखिए ऑपरेशन कौन सा हमें लगाना है? ऑपरेशन हमें एडिशन का लगाना है। तो
किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं क्या ऐड करूं, आइडेंटिटी का मतलब रिजल्ट विल बी सेम, कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या ऐड करूं कि रिजल्ट सेम रहे। सो ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको ऐड करने पे वैल्यू चेंज नहीं होगी, दिस विल बी 0। सो यहाँ लिख लीजिएगा 0 + 0i इज नोन एज एडिटिव आइडेंटिटी। सो ये तो हो गया आपका एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर पे ऐड करने पे उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। देन नेक्स्ट इज एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। क्या होता है एडिटिव इनवर्स? अब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में हम क्या प्लस करें कि रिजल्ट 0 हो जाए, यानी जो रिजल्ट मिले दैट शुड बी एडिटिव आइडेंटिटी। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं क्या प्लस करूँगा कि रिजल्ट एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। सो मैं उस कॉम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव ऐड कर लूँगा। एग्जाम्पल देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका 2 + 3i। Z1 में क्या प्लस करें कि हमें इधर 0 + 0i मिल जाए, हम इसका नेगेटिव ऐड कर देंगे। सो माइनस ऑफ Z1, अब माइनस ऑफ Z1 करेंगे तो ये 2 भी नेगेटिव हो जाएगा और 3 भी नेगेटिव हो जाएगा और रिजल्टेंट मिल जाएगा 0 + 0i। सो दिस इज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो हर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है और हर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एडिटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है। सो दिस इज योर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट पार्ट इज योर मल्टीप्लिकेशन। सो मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो लेट अस अज्यूम कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, इसको मान लिया हमने x1 + i(y1), एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया Z2 x2 + i(y2). नाउ वी हैव टू फाइंड Z1 × Z2। तो बेसिक जैसे अलजेब्रा में मल्टीप्लाई करते थे वैसे ही करेंगे, x1 + i(y1) × x2 + i(y2), डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो x1 टाइम्स ऑफ x2 + i(y2), इस ब्रैकेट का इस टर्म का मल्टीप्लाई किया इस ब्रैकेट में, प्लस i(y1) टाइम ऑफ x2 + i(y2). ब्रैकेट ओपन करेंगे। सो दिस विल बी x1 x2 प्लस i टाइम ऑफ x1 y2, i को पहले लिख लेंगे, प्लस यहाँ भी i को पहले लिख लेंगे, i टाइम ऑफ x2 y1, और लास्ट टर्म i × i विल बी i² y1 y2। अब हमें पता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे सो वी विल ऑलवेज गेट अ न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लेते हैं इसका नाम क्या है, Z3 है, यानी ये जो आया है ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो इसको किस फॉर्म में लिखा जाएगा? हमें पता है कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिखते हैं a + ib के फॉर्म में। a + i × b के फॉर्म में। तो कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म ये i² है, इसकी वैल्यू हमें पता है i² की वैल्यू कितनी होती है, यू नो दैट i² इज -1। तो अगर यहाँ पे i² की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दिस प्लस विल बिकम माइनस। सो नाउ Z1 × Z2 विल बिकम x1 x2, और ये माइनस हो जाएगा -y1 y2 प्लस i टाइम्स ऑफ, इस i को कॉमन ले लिए, क्यों लिए ये मैं बताता हूँ, x1 y2 प्लस x2 y1। अब ध्यान से देखिए, आपने पढ़ा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा a + ib के फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये पूरा अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका भी एक रियल पार्ट होगा और इसका एक इमेजनरी पार्ट होगा। रियल पार्ट यानी जिसमें i ना हो, तो पहला पार्ट ये है जिसमें i नहीं है, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट जिसमें i नहीं है, x1 x2। और अगर यहाँ i² की वैल्यू -1 रख देंगे तो ये -y1 y2 बन जाएगा, तो यहाँ से भी i हट जाएगा। तो रियल पार्ट को एक साथ अरेंज करेंगे, x1 x2 -y1 y2। सिमिलरली अगले पार्ट में इमेजनरी पार्ट को लिखना है, तो i को कॉमन ले लिया और जो बचा आपका x1 y2 × x2 y1, इसको आप
इस तरह मेंशन कर लेंगे x1 x2 y1 y2। तो जब भी प्रोडक्ट निकालना होगा नॉर्मल क्या करेंगे हम, बेसिक मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे, ब्रैकेट को स्प्लिट अप करेंगे एंड वी विल गेट द रिजल्ट। नाउ आई थिंक यू कैन स्टार्ट द एक्सरसाइज 5.1 ऑफ NCERT। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बची हैं मल्टीप्लिकेशन की, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट। और आई थिंक NCERT में क्वेश्चन नंबर जहाँ तक एडिशन और बेसिक मल्टीप्लिकेशन का है उसको आप करिएगा, 6 या 7 तक है। फिर उसके बाद पावर आ जाएगा, पावर वाले में भी आप चाहें तो कर सकते हैं, अटेम्प्ट करिएगा, नहीं बनेगा तो मैं बताऊँगा, बट 6 to 7 क्वेश्चन आर ईजी। और नेक्स्ट वी विल स्टडी डिवीज़न ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो डिवीज़न कैसे करते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ बची हुई हैं, दैट वी विल डिस्कस टुमारो। एंड होमवर्क रेगुलरली करते रहिए आप लोग, क्योंकि अगर अभी आप लोग साथ में नहीं करेंगे बेटा तो फिर छूटता जाएगा, तो बैकलॉग बहुत बढ़ जाएगा आपका। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।